और यही केस फिर इनफर्टिलिटी में आता है। बांझपन में क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, इनमें भी एनर्जी की कमी है, ट्रेस मिनरल्स की कमी है, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, सेलेनियम, 7-8 तरीके के ट्रेस मिनरल्स होते हैं, इनकी कमी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एनिमल या तो हीट पे नहीं आएगा, हीट पे आएगा तो कंसीव नहीं करेगा, ठीक है। तो जब एनिमल प्रोडक्टिव होता है तो सारे के सारे एनिमल के अंदर वो जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इसी वजह से ऐसा एनिमल जो ज्यादा हाई प्रोडक्टिव होता है उनमें आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत भी ज्यादा मिलेगी। ऐसे पशुओं में आपको सिस्ट, ओवरी में जो सिस्ट वगैरह डेवलप हो जाते हैं, ऐसी चीजें ज्यादा मिलेगी। ऐसा एनिमल कीटोसिस जैसी बीमारी से ज्यादा ग्रसित होता है। तो याद रखिए, ये जो चैलेंज है जो डेयरी एनिमल के साथ, ये चाहे वो कितना बड़े से बड़ा आदमी हो, कितना एक किसान, सिंपल साधारण किसान, ये समस्या इनफर्टिलिटी की आनी ही आनी है। तो आपका जो रोल है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ अपने उस पर फोकस रखिए। अभी क्या क्या चीजें कवर हो गई हैं, लगभग कितने दिन से आप लोग क्लास कर रहे हैं? 26 दिन 26 दिन हो गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 26 दिन हो गए, 2 दिन। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो खत्म होने वाला, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अच्छा, कोई बताएगा कौन कौन से हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं? हार्मोन्स के बारे में बताया होगा, हार्मोन्स होते हैं HRS, एस्ट्रोजन, कार्पस ल्यूटियम। देखिए, मोटा मोटी देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, 3-4 हार्मोन के नाम जानिए आप, ठीक है। पहला तो एक होता है GnRH, पढ़ा होगा ना GnRH, ये सारा मेन हार्मोन है, समझ लो। ये GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से निकलता है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, GnRH, ठीक है ना। पढ़ा लिखा होगा आपने, उसको आप देखिएगा, आपके मैनुअल में भी होगा, तो आपको, ठीक है, याद रखो। पहला हार्मोन जो होता है GnRH, ठीक है। उसके बाद जब GnRH रिलीज होता है ब्रेन से, तो यहीं पे एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे जानवरों में भी, हमारे साथ भी सिमिलर है एकदम। ब्रेन से निकलेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीज। गोनाडो का मतलब होता है जो ओवरी और या टेस्टिस, तो यहाँ पर गाय भैंस के केस में हम ओवरी, ठीक है ना। तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो ब्रेन से निकलता है, ये अब ब्रेन को मानो कि एक तरह का ये प्रधानमंत्री है, यहाँ से GnRH निकलता है मेन आदेश लेकर के, ये जाता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी को मानो गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है ना। ये गृह मंत्री दो, ये आदेश देंगे तो 2 हार्मोन निकलेंगे, एक होता है FSH और दूसरा होता है LH, ठीक है ना। ठीक, ये GnRH डायरेक्ट कहीं जाए, सीधे जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। इससे बोलेगा या तो FSH रिलीज करो या तो LH रिलीज करो। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। FSH का काम क्या होता है? FSH का काम होता है ये ओवरी में जाएगा, वहां अंडे का निर्माण कराने में हेल्प करेगा, फॉलिकल के निर्माण में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो अगर FSH अच्छे से रिलीज होगा, पहले तो GnRH अच्छे से रिलीज हो, GnRH अच्छे से रिलीज होगा तभी FSH को आदेश देगा, पिट्यूटरी को बोलेगा भैया FSH रिलीज करो। मेरी बात समझ आ रही है? तो FSH जाएगा ओवरी पे, जाएगा, कहेगा भैया यहाँ से अंडा बनाओ, फॉलिकल बनाओ, तो वो अच्छे से डेवलप होगा। और जब अंडा अच्छे से डेवलप होगा तभी उसमें से, उस अंडे से एक हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन। आप सीक्वेंस याद रखो, ये हर किसी में काम आएगा, हर प्रोडक्ट के साथ काम आएगा। एस्ट्रोजन कहां से निकलेगा? अंडे से, ओवरी फॉलिकल से निकलेगा, ग्राफिन फॉलिकल जिसको बोलते हैं। बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल डेवलप होता है वहां से निकलता है ये एस्ट्रोजन। जब अंडा अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो फिर कैसे बताएगा कि भाई हम डेवलप हो गए? तब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, फिर एनिमल गर्मी पे आएगा, गर्मी के साइन शो करेगा, ठीक है ना। और जब जानवर गर्मी के साइन शो करेगा तो आप क्या, जाहिर सी बात, जब गर्मी के साइन शो करेगा तो इसका मतलब नंबर क्या है? सीमन बाहर से आए, या तो नेचुरली आए या तो वहां से आए। तो अब यहाँ जरूरत क्या है? जब गर्मी के साइन शो करेगा इनको पता चलेगा कि एनिमल गर्मी पे आ गया, इसका मतलब अंडा डेवलप हो चुका है। फिर वहां से GnRH रिलीज होगा, वो फिर आदेश देगा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, पिट्यूटरी को, भैया अब LH रिलीज करो, ठीक है ना। अब LH फिर जाएगा ओवरी पे। अब जो अंडा बना हुआ है उसको क्या करेगा? ओवुलेशन कराए, उस अंडे को ओवरी से निकाल के फैलोपियन ट्यूब में लेके आएगा। ट्यूब है, बात समझ में आ रही है ना। हम हर चीज नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बस बेसिक आपको क्लियर, ठीक है। अब वो अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, ये LH काम कर रहा है। अब जब ट्यूब में आ जाएगा तो फिर इधर से आप सीमेंट डालोगे, है ना। कहते हैं ना हीट पे आने के आप 12 से 18 घंटे के बाद आप करते हो ना। तो यही है कि वो जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में आएगा, इधर से आप सीमेंट डाल चुके होंगे, और सीमेंट कहां जाएगा? ट्यूब में रिएक्ट करेगा। फर्टिलाइजेशन का होता है
ओविडक्ट में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना, ठीक है ना। फिर 4 से 5 दिन यहाँ रहने के बाद ये बच्चेदानी के अंदर आएगा। अब बच्चेदानी के अंदर जब आएगा तो कुछ दिन वहां भी डेवलप करेगा अपने आप को, है ना। उसके बाद फिर ये उस बच्चेदानी की जो अंतिम जो लेयर एंडोमेट्रियम उससे अटैच होगा, जो जेर बॉडी लेयर उससे अटैच होगा, क्योंकि बच्चेदानी में प्लेसेंटा का डेवलप है ना, जिसे हम लोग जेर बोलते हैं ना, वो डेवलप होगा। अब जब उससे अटैच हो जाएगा फिर बच्चेदानी ही से एक हार्मोन, फिर क्या होगा देखो, जब यहाँ से इसको अटैच होने के लिए, इसको बढ़ने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है। वो हार्मोन होता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। अब समझो ये कहां से निकलेगा, ओवरी है, ओवरी में अंडा बना, अंडा किसकी हेल्प से बना, एफएसएच की हेल्प से बना। फिर अंडे ने एस्ट्रोजन हार्मोन निकाला जानवर को गर्मी पे लाने के लिए। जब गर्मी पे फुल आ गया तो फिर वहां से एलएच आया, एलएच ने अंडे को निकाल के ओविडक्ट में भेज दिया। तो जो खोखली जगह, ओवरी में जो खाली जगह बची है ना, जब तोड़ के निकला तो उस खाली जगह को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी में ही जो खाली जगह, जैसे एक स्पेस है इसके अंदर अंडा बना, अब अंडा निकल गया, जो खाली जगह बची ये उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन जी, ठीक है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन ही रिस्पांसिबल है जब वो जो भ्रूण गया बच्चेदानी से चिपका, अब ये 9 महीने 9 दिन 10 महीने 10 दिन रखेगा कौन, इसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जरूरी है। यही पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखिए, ठीक है ना। अब जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाएगी 9 महीना 9 दिन और 10 महीना 10 दिन गायब है इस केस में, तब क्या होगा, अब इसको निकलना है। अब बच्चा बड़ा हो गया है तो इसको निकलने के लिए तो अब यहाँ पर जरूरी है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना है पहले इसका निकलना बंद हो, क्योंकि जब तक ये निकलता रहेगा प्रेगनेंसी डिलीवरी नहीं होगी। तो अब इसको करने के लिए क्या होगा, बच्चेदानी से एक हार्मोन निकलता है PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये बच्चेदानी से जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा ये जाएगा कार्पस ल्यूटियम को तोड़ देगा, और जब कार्पस ल्यूटियम को तोड़ देगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा, और जैसे निकलना बंद होगा काविंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। सो PGF2 अल्फा बोलते हैं, PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा, है ना, जो ये वेट मेट आता है ना, ल्यूटेलाइज आता है, ये सब PGF2 अल्फा ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ हार्मोन बताए मैंने, अब यही आपको इतना पता है तो बस आप सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। तो मेन सेंट्रल हार्मोन कौन है, GnRH। अगर यही कम निकलेगा, यही नहीं निकलेगा तो सारी कहानी फेल है। जानवर अगर तनाव में है, स्ट्रेस में है ना, चाहे वो वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हो, ठंडी की वजह से हो, या उसकी हैंडलिंग सही नहीं हुई, लंबा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कोई बीमारी, तो GnRH ही नहीं निकलता है। अब जब GnRH निकलेगा तो FSH कोई नहीं रिलीज कराएगा, FSH नहीं निकलेगा तो जानवर गर्मी पे नहीं आएगा, क्योंकि अंडा ही ठीक से नहीं बनेगा। समझ रहे हैं। या मान लीजिए आपने गलती से बाहर से लाके गलती से हार्मोन लगा दिया, आपने सब छोड़ दिया, मान लो गर्मी के साइन शो करने लगा तो कंसीव ही नहीं होगा, क्योंकि जब GnRH नहीं निकलेगा तो LH भी नहीं निकलेगा, LH नहीं निकलेगा तो ओवुलेशन ही नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है ना। या कभी जानवर जब बहुत तनाव में होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, तो वो जो आया फर्टिलाइजर को बच्चेदानी के अंदर वो कंसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही नहीं है उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए। पहले नंबर पे GnRH, दूसरे नंबर पे FSH और LH, तीसरे नंबर पे आता है ओवरी से एक हार्मोन जो गर्मी को लाने की जरूरी, वो क्या है, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद फिर कार्पस ल्यूटियम जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, फिर उसके बाद डिलीवरी के लिए उस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कौन सा हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 अल्फा। ये कहां से निकलता है, बच्चेदानी से, ठीक है ना, क्लियर है। ये सब बेसिक चीज आपको बिल्कुल पता हो तो आगे चलकर धीरे धीरे जब आप फर्टिलिटी की बांझपन की आएगी। अब बांझपन को भी अगर हम दो चीज में डिवाइड करें, एक तो केस आता है एनस्ट्रेस, मतलब जानवर गर्मी पे ही नहीं आ रहा है, क्या नहीं होता है जी, बहुत केस आता है। और दूसरा इनफर्टिलिटी केस आता है रिपीट ब्रीडिंग। तो एनस्ट्रेस का मतलब जानवर गर्मी पे ही नहीं आ रहा है। अब गर्मी पे नहीं आ रहा है इसका मतलब मैंने अगर हार्मोन को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, हो सकता है GnRH रिलीज नहीं हो रहा हो, ठीक है, या GnRH रिलीज नहीं हो रहा तो इस वजह से FSH नहीं रिलीज हो, हार्मोन रिलीज हो, FSH नहीं रिलीज हो रहा तो अंडा ही नहीं बन रहा है, फॉलिकल ही नहीं बन रहा है। जब फॉलिकल ही अच्छे से नहीं बनेगा तो उसमें जो हार्मोन एस्ट्रोजन गर्मी को लाने वाला वही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बहुत अब इस एनस्ट्रेस के बहुत बड़ा कारण क्या है, सबसे पहला तो आता है आपका न्यूट्रिशन। अगर एनिमल के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो अगर बहुत हाई प्रोडक्टिव एनिमल है तो भी वहां न्यूट्रिशन की कमी ही होती है, ट्रेस मिनरल्स की कमी होती है, ठीक है ना। याद रखिए न्यूट्रिशन की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आपका हरा चारा आता है, भूसा आता है, दाना आता है, फिर मिनरल मिक्सचर्स आते हैं,
अब देखो कोई कैसा भी गरीब हो वो चारा भूसा तो दे ही देता है, लेकिन चारे भूसे में वो जरूरी तत्व पशु को जरूरी है। ये सिर्फ भूख को शांत करने के लिए जरूरी है। पहले किसी जमाने में जब भूमि बहुत उपजाऊ हुआ करती थी तो उस चारे भूसे में सारी चीजें हुआ करती थी, पर अब टाइम चेंज हो गया है, समझ में? तो चारा भूसा सिर्फ भूख को शांत करने का एक माध्यम है। न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी है उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? जरूरी मिनरल्स, है ना, जो अच्छी क्लास के मिनरल्स में चाहिए। उसमें भी देखा जाए मिनरल दो तरीके के होते हैं। एक वो मिनरल जो ज्यादा मात्रा में चाहिए जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, और एक वो मिनरल है जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो नहीं जरूरी है जितना कि ज्यादा मात्रा वाले। वो कौन कौन से हैं? कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, 7-8 मिनरल्स होते हैं, और कुछ विटामिन जैसे विटामिन ई, है ना, विटामिन ए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो अगर एनिमल बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है तो भी वहां कमी होगी, क्योंकि सारा का सारा वो दूध की मदद से वो सारी चीजें निकल रही होंगी, तो वो हमें सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है इन सभी प्रॉब्लम के लिए क्या है दिक्कत आती है? यूट्रस का इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन। बच्चेदानी का इन्फेक्शन याद रखिए, जो बाहर से दिखता है, जो स्राव आ रहा हो, गंदगी आ रही है, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो पशु मालिक भी बता देगा, ठीक है। आपके लिए चैलेंजिंग क्या है? वो इन्फेक्शन जो बच्चेदानी के अंदर मौजूद है पर हमें दिख नहीं रहा, ठीक है ना? तो वही तो असली चैलेंज है ना, वही जो डॉक्टर बताएगा कि जब पर कल जाओगे चेक करोगे तो आपको लगेगा अरे भाई यहाँ पे कुछ इसको पल्पेशन में लग रहा है। तो ये जो इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, मतलब बाहर से कुछ भी दिख नहीं रहा है, जो भी अंदर से। तो बच्चेदानी का जो इन्फेक्शन है ये बहुत बड़ा कारण है। अगर कई बार बच्चेदानी में पस है तो एनिमल हीट पे नहीं आता, पता नहीं होता है, हीट पे नहीं आता। तो सेकंड आता है बच्चेदानी का इन्फेक्शन, गर्मी पर अगर पशु नहीं आ रहा तो, ठीक है। तीसरा आता है हार्मोन का डिसबैलेंस, मैंने बताया वही जीएनआरएस या तो निकल नहीं रहा है, एनिमल बहुत तनाव में है या न्यूट्रिशन की वजह से है, ठीक है। तो हार्मोन से नहीं निकलेंगे, हार्मोन का डिसबैलेंस है, एफएसएच नहीं निकल रहा है, फॉलिकल अच्छे से नहीं बना तो एस्ट्रोजन ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसी वजह से आज जानवर गर्मी पे नहीं आ रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है तनाव, स्ट्रेस, जो हमें दिखता नहीं, जो पशु आपको बताएगा नहीं कि भैया हम स्ट्रेस में, हम तनाव में, ठीक है। वो तनाव अनडिफाइंड है। जैसे आपका सुबह मूड बड़ा अच्छा है और शाम को आते आते डिस्टर्ब हो गया, आप खुद से पूछो हम किस लिए टेंशन में है, मेरा मूड खराब क्यों, आपको ही नहीं पता होता। तो तनाव कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। पशु के साथ देखा ना, उसका अगर आप कोटा भी बदल दो ना, प्लेस चेंज कर दो तो भी कई बार चारा कम कर देता है। तो ये जो तनाव है ये पशु आपको बताने वाला नहीं, ठीक है ना। ये स्ट्रेस की वजह से, और अगर पशु तनाव में है तो आप लाख बढ़िया न्यूट्रिशन दें, लाख सारी सुविधाएं कर दें, तो जीएनआरएच ही नहीं निकलेगा। जीएनआरएच ही नहीं निकलेगा तो फिर सारी कहानी फेल है। तो आई एम स्ट्रेस, पशु अगर गर्मी पे नहीं आ रहा तो न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है बच्चेदानी का इन्फेक्शन, तीसरा आ गया क्या हार्मोनल डिसबैलेंस, चौथा है स्ट्रेस, तनाव। और फील्ड कंडीशन में हम लोग तनाव पर कोई बात ही नहीं करते, स्ट्रेस पर कोई बात ही नहीं करते। आज के टाइम में चाहे वो ह्यूमन में देखा जाए चाहे वो एनिमल में देखा जाए, स्ट्रेस पर सबसे ज्यादा फोकस जितने भी लोग कर रहे हैं, तनाव को कैसे मैनेज किया जाए। और बच्चेदानी के इन्फेक्शन को जो बाहर से तो नहीं दिख रहा है, जो अंदर ही अंदर है, जो हमें पता ही नहीं है, बच्चेदानी के अंदर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, एआई आपने करी, एआई गन की चोट लग गई, ठीक है ना, आपने एआई के समय ही आपने इन्फेक्शन अंदर डाल दिया, जो कि संभवतः प्रैक्टिकली हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं चलता, हम तो कहते हैं भैया सबको तो बढ़िया आया, पता नहीं कहां से। तो एलिस्ट्रेस का ये भी बहुत बड़ा कारण है। फिर आते हैं रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, हजारों कारण है, मैं कहता हूं अगर लाखों कारण है तो वो कम नहीं हो, ठीक है। तो कोई बताएगा रिपीट ब्रीडर किसे कहते हैं? एनीबॉडी कोई बता सकता हो कि रिपीट ब्रीडर किसे बोलते हैं? आप कैसे कहोगे ये भैया ये केस रिपीट ब्रीडिंग का है, कैसे कह सकते हो? सर बार बार क्रॉस कराने पे हाँ न रुकने का रिपीट, बार बार क्रॉस कराने पर न रुकने के कारण, ठीक है। आपने बताया कितनी बार कराने पर न रुकने के कारण? लगभग कम से कम 3 बार है, 7 बार। अच्छा 7 बार, आपने बताया 3 बार, वेरी गुड। देखो याद रखिए रिपीट ब्रीडर उसे बोलेंगे, सबसे पहले 3-4 पॉइंट हमेशा याद रखिए। अगर कोई एनिमल दिखने में पूरी तरह से स्वस्थ है, वो दिखने में स्वस्थ लगना चाहिए, पता चला उसे सर्रा हो गया, ठीक है ना, उससे मास्टाइटिस हो गई, तो आप फिर उसे रिपीट ब्रीडर नहीं बोलेंगे, पहले तो बीमारी ठीक करो, ठीक है ना। एफएमडी हो गया तो उसे रिपीट ब्रीडर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो एनिमल दिखने में स्वस्थ प्रतीत होता हो, स्वस्थ तो नहीं, अगर स्वस्थ होता तो कंसीव कर जाता है, जो दिखने में प्रतीत होता हो, आभासी तौर पर लगे कि बेटा ठीक है, बाहर से हमें बच्चेदानी में कोई स्राव नजर नहीं आ रहा, सब कुछ। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, उसने एटलीस्ट अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार बच्चा, कम से कम एक बार बच्चा तो दिया ही, ऐसा ना हो कि शुरुआती पैदाइशी बांझ हो, तो वहां क्या कर सकते हैं, उसको रिपीट ब्रीडर नहीं बोले, एटलीस्ट अपने जीवन में एक बार बच्चा दिया हो। दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। तीसरा, वो रेगुलर टाइम पे गर्मी पे भी आ रही हो,
मतलब एनेस्टस वाली दिक्कत नहीं है, और रेगुलर समय से गर्मी पे भी आ रही हो, तीसरा पॉइंट है। और चौथा, कम से कम 3 बार उसकी एआई की जा चुकी हो, तब उसको हम समस्या मानेंगे, कहेंगे ये रिपीट ब्रीडर है। ठीक है ना? तो ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना, वरना हम कई बार गलत ट्रीटमेंट करते हैं, गलत डिफाइन कर जाते हैं। अरे रिपीट ब्रीडिंग का केस है, पता चला उसको कोई बीमारी है, एफएमडी है, कुछ भी चल रहा हो, एंटीबायोटिक चल रही हो। ठीक है? तो पहला है वो जानवर दिखने में स्वस्थ प्रतीत होता हो। दूसरा क्या, वो उसने अपने जीवन में एक बार बच्चा दिया हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके आधा डेवलप नहीं है, सब कुछ ठीक है, एटलीस्ट एक बार बच्चा तो दिया ही है। तीसरा, वो रेगुलर हीट पे आ रहा है, वहां कोई ऐसी समस्या भी नहीं है। चौथा, कम से कम उसकी 3 बार एआई की जा चुकी हो, या नेचुरल किसी सांड से उसका, उसके बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिपीट ब्रीडर। ठीक है ना? अब रिपीट ब्रीडर के 2 मुख्य कारण होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी पशु को रिपीट ब्रीडर तब कहेंगे, उसके 2 कारण है। कब कहेंगे तो बता दिया मैंने, पूरा कंडीशन बता दी। 2 कारण है, एक आता है फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ही फेल हो जाना। वो पशु गर्मी पे आया जो कि आ ही रहा था, आपने एआई करी और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, मतलब ओवा और सीमन का मिलन ही नहीं हो पाया, तो फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का फेल होना, अपने हिंदी में लिख लो। ठीक है? तो ये फर्टिलाइजेशन का फेल होना क्यों होता है, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। रिपीट ब्रीडिंग 2 कारणों से होता है। पहला, या तो फर्टिलाइजेशन ही फेल हो जाए, और दूसरा क्या, या फर्टिलाइजेशन हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, यूट्रस में जाके वो जो भ्रूण है जो उसको जाके यूट्रस से लगना था वो वहां ऐसा ना हो पाए, उसकी डेथ हो जाए। एआई के 14 से 20 दिनों में ये हो जाता है, 19 दिनों में। कई बार सब कुछ बढ़िया हो गया, एनिमल कंसीव कर गया और बच्चेदानी में आके उसकी डेथ हो गई, और निकल के बाहर 22वें दिन जानवर फिर से गर्मी पे। तो रिपीट ब्रीडर के 2 कारण, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन और दूसरा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। क्लियर है ना? तब आप क्लियर होंगे। अब फेलियर, अब जब भी आप रिपीट ब्रीडिंग का केस करें तो आपको पता होगा या तो फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन है या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। तो पहले तो ये पता करो ये रिपीट ब्रीडर है भी कि नहीं। अगर रिपीट ब्रीडर है, मतलब वो चारों कंडीशन जो मैंने बताई, ठीक है, तब आप आओगे इन 2 कारणों पे, या तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है भैया, हम देखें कहीं ऐसा तो हमारी सीमन की क्वालिटी खराब है, हम जो एआई कर रहे हैं प्रॉपर थॉइंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही टेंपरेचर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने एआई सही टाइम पे की, हीट पे आई भी थी कि नहीं आई थी। ठीक है ना? वो उसमें आपकी भी इसके बाहरी कारण भी आएंगे। ठीक है ना? तो फर्टिलाइजेशन तभी बना फेल हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, लेकिन आप मानते हैं कि आपने बढ़िया तरीके से सब कुछ किया है, कोई कमी नहीं है, तो भी कई बार फर्टिलाइजेशन फेलियर क्यों होता है? उसका कारण क्या है? एन ओवुलेशन। एनिमल हीट पे तो आया पर अंडा ही नहीं निकला, कोई सिस्ट बन गया। ठीक है, या जीएनआरएस ठीक से नहीं निकला तो उससे एलएच हार्मोन गड़बड़ हो गया। एलएच हार्मोन जो होता है ओवुलेशन कराता है। ठीक है, अब एलएच हार्मोन भी डिपेंड करता है 2 चीजों पर, ट्रेस मिनरल्स और एनर्जी। अगर जानवर के शरीर में एनर्जी की कमी है, अगर बहुत हाई प्रोडक्टिव है, तो कई बार उसके शरीर में एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है, पौष्टिक तत्वों की, मतलब एलएच हार्मोन स्पेशली देखा जाए दोनों चीजों पे, ट्रेस मिनरल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, सेलेनियम, क्रोमियम, इन सब पे डिपेंड करता है। और दूसरा ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर शरीर एग्जॉस्ट थका हुआ है तो वो एलएच हार्मोन निकलता ही नहीं। तो कई बार अंडा निकलेगा ही नहीं, या अंडा निकलेगा तो बहुत देर से निकलेगा। इतनी देर से निकलेगा कि आपने सीमन डाल दिया और उसकी लाइफ होगी 24-48 घंटे में खत्म। तो अगर वो देर से निकलेगा तो सीमन क्या होगा? डेड हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है ना? या कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्यों फेल हुआ? जानवर बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो होता क्या है आपको भी बताया गया होगा, अंडा फैलोपियन ट्यूब में आया, इधर आप सीमन डालते हो बॉडी ऑफ यूट्रस में, डालते हो नहीं डालते हो? आप उस सीमन को जाना होता है, स्पर्म को मूव करके ऊपर तक। ठीक है ना? तो इसमें जो ट्यूब होती है उसमें मूवमेंट होता है, तो इसकी वजह से नीचे से ऊपर जाता है और ये आकर एक जगह फर्टिलाइजेशन करते हैं। एनिमल अगर बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो ये जो मूवमेंट है हो ही नहीं पाता। ठीक है ना? या जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो मूवमेंट जो हेल्प करता है सीमन को ऊपर तक जाने में, वो बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है, तो फर्टिलाइजेशन पहुंच ही नहीं पाता और इतना टाइम हो जाता है कि तब तक सीमन की स्पर्म की डेथ हो जाती है। आप समझे मेरी बात? समझे? तो फेलियर फर्टिलाइजेशन का ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए आप जब एआई करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जानवर को बिल्कुल शांत रखा जाए, उसे ज्यादा परेशान न किया जाए, वो तनाव में न हो, क्योंकि तनाव में रहेगा तो हो सकता है आपने एआई बढ़िया से कर दी पर फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए। तो रिपीट ब्रीडिंग का एक पहली वजह फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। फर्टिलाइजेशन हो गया,
चौथे पांचवें दिन बच्चेदानी के अंदर आ गया। अब उसे बच्चेदानी के अंदर आकर क्या है, उससे कंसीव करना था, है ना, उसकी एंडोमेट्रियम से जुड़ना, ठीक है। और इसको जुड़ने के लिए क्या जरूरी है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कहां से निकलेगा, कार्पोस्कुलेटम से, ठीक है। अब ये देखा गया है, अब इसके जो एम्ब्रियो की डेथ अभी देखा गया, एआई जब आप करते हैं तो एआई के 14 से 19 दिन के बीच में कई बार क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है। क्यों, तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ठीक है ना। तनाव ज्यादा हुआ तो एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल, आप उस पर ज्यादा फोकस मत करो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काफी डाउन हो जाता है। तो जरूरी जो प्रेगनेंसी को शुरुआत करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो क्या होगा, उस एम्ब्रियो की हो जाती है डेथ। तो एआई के 14 से 19 दिन के बीच में देखा गया है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस, तनाव की वजह से, और जानवर फिर से 22वें दिन गर्मी पे जाता है। और यही नहीं, एक और बहुत बड़ा कारण है सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस, बच्चेदानी में वो इंफेक्शन जो बाहर से आपको दिख नहीं, बच्चेदानी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, स्वेलिंग है, पेन है ना, ठीक है। किसी भी वजह से हो सकता है एआई के दौरान ही आपने वो इंजरी कर दी हो, ठीक है, या कोई इंफेक्शन हो जो भी इतने बड़े लेवल पर नहीं बाहर से दिखाई दे। तो अगर वहां इंफेक्शन है तो उसको कंसीव ही नहीं करेगा, बच्चेदानी जो यूट्रस उसको लेगा ही नहीं, मानेगा तो इंफेक्शन है, उसे अपने से अटैच होने ही नहीं देगा। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होने पहला तो हो सकता है इंफेक्शन है जो अंदरूनी हो, इन्फ्लेमेशन हो। दूसरा तनाव की वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो रिपीट ब्रीडिंग के दो कारण, फेल्योर ऑफ फर्टिलाइजेशन और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। बात समझ में आई जी। देखो मोटी मोटी बात समझ में ना समझा तो मेरा नंबर लेने कभी पूछ लेना एनी टाइम, ठीक है ना। ये कारण तो इनफर्टिलिटी को डिवाइड किया, एनेस्ट्रस, गर्मी पे ही पशु नहीं आ रहा है, दूसरा रिपीट ब्रीडिंग, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मिला ले तो मोटी मोटी देखें तो 3 या 4 कारण से हमें वर्क करना होता है। पहला जैसे बताया न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूट्रस का मैनेजमेंट। यूट्रस बाहर से जो दिख रहा है वो तो ठीक है, जो अंदरूनी जो एम्ब्रियो, अगर क्योंकि यूट्रस में अगर इंफेक्शन है तो हीट पे नहीं आएगा, या हीट पे आ गया तो कंसीव ही नहीं करेगा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। या अगर यूट्रस में इंफेक्शन है तो जैसे ही आप सीमेंट डालोगे, बच्चेदानी में इंफेक्शन है तो वो वहीं के वहीं सीमेंट सारे किल हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो यूट्रस का इंफेक्शन। तीसरे नंबर पे आता है आपका हार्मोनल डिसबैलेंस। चौथा आता है आपका स्ट्रेस, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तनाव। अब इन चारों में देखा जाए, न्यूट्रिशन, बच्चेदानी का इंफेक्शन, ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस और तनाव, इसमें भी दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूट्रस का इंफेक्शन और दूसरा था स्ट्रेस मैनेजमेंट। यूट्रस का वो इंफेक्शन जो आपको दिख नहीं रहा, जो आप जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। तनाव को आप पहचान सकते हो क्या, जी ये भी दिखने वाला नहीं। तो यही दोनों चैलेंजिंग है। न्यूट्रिशन तो जब पशु मालिक गरीब है, उसे बच्चा लेना है तो किसी भी तरह से जुगाड़ करके सब कुछ लाके अच्छा देगा, ठीक है ना, है ना। और ये जो हार्मोनल वाला मैंने बताया, ये हार्मोनल वाला सबसे लास्ट में आता है। अगर आपने जानवर का न्यूट्रिशन अच्छे से बैलेंस कर लिया, आपने बच्चेदानी की हेल्थ को अच्छे से कंफर्म कर लिया कि हेल्दी है, ठीक है, आपने उसका स्ट्रेस मैनेज, पशु तनाव में अगर नहीं है तो हार्मोन्स अपने आप ही रिलीज होंगे, वहां जल्दी ये कारण बनता नहीं। तो न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और यूट्रस की हेल्थ, ये तीनों ही अगर आपने मैनेज कर लिया तो हार्मोन तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। हार्मोन नेचुरली निकलेंगे, ठीक है ना। जीएनआरएस भी नेचुरली निकलेगा, एफएसएस भी निकलेगा, एलएस भी निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलेगा और पीजीएफ2 अल्फा भी निकलेगा। अब फीड कंडीशन में सब उल्टा है। फीड कंडीशन में अच्छा गर्मी पे नहीं आ रही, लो एस्ट्रोडियल कंडीशन लगाया मार दिया, अच्छा कंसीव कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन कंडीशन लगा दी बिना जाने समझे, ठीक है ना। जैसे फील्ड में आजकल एंटीबायोटिक का बहुत गलत यूज हो रहा है ना। कौन सी पता है, एंटीबायोटिक को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं, 20-30 साल लग जाते हैं, और उसको खराब होने में, उसको काम करने बंद होने में उसके 4-5 साल में काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही हार्मोन्स के साथ है, बिना जाने बुझे हम हार्मोन्स को बस दिया, अच्छा ये समस्या है, हार्मोन लगा दिया। अब वो जैसे हार्मोन लगाते हैं वो पूरे अंदर की बॉडी के पूरे सिस्टम को फेल कर देता है, ठीक है ना। हमें तुरंत इमीडिएट रिजल्ट तो मिल जाता है, फिर आगे चलकर वो पशु में भाषण की समस्या और ज्यादा। तो हार्मोन एक सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, जब हम कंफर्म कर ले कि सब कुछ ठीक है, अब यहाँ हमें जरूरत हो सकता है नेचुरली ना, ठीक है ना। ठीक, तो क्लियर है। तो हमें दो चीजों पर विशेष फोकस करना है एज ए आई वर्कर, स्ट्रेस मैनेजमेंट और यूट्रस के, और डायरेक्टली आपसे लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं एक उसके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कैसे, पहले तो बात करें जरूरत क्यों है उसकी। यस, ये आपने सुना है आपने,
के बारे में। ब्लॉक कर दिया था ना इस पे। इसको बैक करें एक बार, रिटर्न करें, सब कैंसिल करें। ठीक है, ठीक है। अब आपसे थोड़ा 2-4 क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अगर एक पशु से हर साल एक बच्चा लेना है, याद रखिए, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी यूट्रस की हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, अगर एक पशु ने बच्चा दिया, मान लीजिए, ठीक है ना, 8 पशु ने बच्चा दिया, तो उसके बाद कौन कौन सी चीजें घटित होना बहुत जरूरी है जिससे वह अगली ब्याह पे समय पे आए और फिर से वो गर्मी पे आए और फिर से कंसीव हो सके। तो ब्याह के तुरंत बाद, गाभिन के तुरंत बाद वो कौन कौन सी जरूरी चीजें होती हैं जो समय पे हो जानी चाहिए? कोई बताए, कौन बताएगा? सर पहली बात बच्चेदानी सफाई के लिए इसको दवा देनी है। वेरी गुड। बच्चेदानी की नहीं, आप दवा से पहले मत जाइए, बच्चेदानी की सफाई होनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? क्या? नहीं, डिवर्मिंग, ठीक है, डिवर्मिंग नहीं। अभी हम बेसिक उसमें आते हैं। जानवर ने बच्चा दे दिया, बड़ा सा यूट्रस का साइज था, पूरा बच्चा दिया। अब उसमें क्या क्या चीजें अगर नहीं हुई तो फिर वो कंसीव अगली बार नहीं करेगा। जेल का निकलना, बच्चेदानी की सफाई और ड्राई पीरियड, वो तो प्रेगनेंसी के टाइम की बात हो गई है ना। एक डियर उधर से फोटो ले लेना जरा, 2-3 एक शॉट ले लेना और फिर इधर से पौष्टिक आहार तमाम। ठीक है, कोई बताएगा? और एक तो हो गया बच्चेदानी की सफाई, एक हो गया जेल का निकलना। ये जो बीट में आती है उसके बाद 1 हफ्ते बाद, तो हमको कम से कम नहीं, अच्छा, तब काविन के आज बछड़ा दिया पशु ने, वो कितने दिन के बाद गर्मी पे आ जानी चाहिए? कभी-कभी हो जाता है सर, 15-20 दिन बाद। और को बताएगा? कितना? 3 मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जो कुछ चीजें एक जनरल थंब रूल याद रखिए। काविंग अगर पशु ने बच्चा दिया है तो उसे आइडियली फायदे का अगर देखा जाए नेचुरली, ताकि पशु मालिक को हर साल एक बच्चा मिले, उसके लिए जरूरी है अगर 8 पशु ने बच्चा दिया तो उसे 2 महीने 60 से 72 दिन के अंदर, अगर देखा जाए तो 45 से 60 से 72 दिन के अंदर उसे गर्मी पे आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे गर्मी पे आ जाना चाहिए। लेकिन वो 2 महीने पे गर्मी पे कब आएगी? कुछ जरूरी चीजें हैं वो होनी जरूरी है ब्याने के तुरंत बाद। वो कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें 2 चीजें पता चली, एक तो बच्चेदानी, ठीक है, और दूसरा समय पे जेर निकलना। और कोई बताएगा? चल, क्या क्या? पौष्टिक आहार उसको देना, पौष्टिक आहार। उसको कम से कम 2 लीटर दूध पिलाया जाए। अच्छा, तो वो तो मैं दवाई बताइए। देखो याद रखो, 3-4 चीजें बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। क्या जरूरी है? शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार डेयरी ऑनर कहेगा हमारी 5-10-12 भैंसे भैया गाय, इनको मैनेज आप ही करो, हम तो नुकसान में जान नहीं पाते। आप कब इसको एआई करनी है, कब सफाई करनी है, कब क्या करना है, सब आप देख लो। ठीक है, तो आप क्या फोकस करेंगे? ब्याने के बाद जो शुरू के 72 घंटे, 3 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन 3 दिनों में ये चीजें नहीं हुई तो आगे की कहानी, फिर वो पशु 2 महीने बाद गर्मी पर नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, वो 4 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, कई जगह तो 1.5 साल लग जाते हैं। मैं एमपी में गया था, मध्य प्रदेश में, तो वहां किसानों से मिला तो बोलते हैं कि साहब डेयरी तो कोई धंधा मैंने फायदा नहीं, हम लोग तो बंद कर दिया। हमने कहा ऐसा क्यों? कहा अरे सर इतना इंतजार करो, एक बार ब्याई फिर साल भर वेट करो। मैंने कहा क्यों? एक बार अगर पशु ब्याह जाता है तो करीब 1.5 साल तो लग जाते हैं दोबारा गर्मी पे आने। अब सोचिए, उनको पता ही नहीं। वो दैट इज नॉट, वो फर्टिलिटी के लिए जरूरी नहीं है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हमें 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने के बाद जो हीट पे आएगी वही असली हीट है। आप समझे नहीं समझे भैया? वही असली हीट है, उसी में ही वो कंसीव करेगी। उसके पहले अगर आती है तो फिर वो उसे हमें नहीं करना, ठीक है ना, कंसीव ही नहीं करेगी। तो देखिए होता क्या है, शुरू के 72 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है? 4-5 चीजें जो होनी है। पहले तो जेर को टाइम से निकलना, ठीक है, जेर का समय से निकलना, ठीक है। अच्छा बताओ, जेर का जो समय से निकलना बोल रहा है, कितने घंटे में जेर निकल जाए
तो ठीक है, वरना हाथ डाल के निकाल लेना चाहिए। 12 से 24 घंटे 12 से 24 घंटे 12 घंटे 24 घंटे 1 से 8 घंटे। देखिए याद रखिए, अगर आइडियली देखा जाए, आप तो फील्ड में प्रैक्टिस करोगे, याद रखिए जेल को कभी कोशिश करनी है कि जेल को कभी भी हाथ से निकालने की नौबत ही ना आए। अगर आपने जेल को हाथ से निकाला मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दिया, ये डेड श्योर है। भगवान को छोड़ देकर इंसान है तो कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी साइंटिस्ट है, हाथ डालना ही अपने आप में इंफेक्शन को अंदर डालना। और कभी भी आप हाथ डाल के जेल को खींच के निकाल नहीं सकते। जो प्लेसेंटा है वो इस तरह से, जैसे ये एक सॉकेट है और ये ऐसे जुड़ा होता है और बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। इसको जब आप खींचेंगे ना तो कुछ ना कुछ अंश टूट के रह ही जाएगा, और जब रह जाएगा, एक तो बाहर से आपने हाथ डाला, इन्फेक्शन ऑलरेडी अंदर डाला, और जब आपने इसको खींचा तो ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है, और ब्लीडिंग होगी, अच्छा कुछ अंश रह भी जाएगा। तो मैंने बताया ब्लड अगर है और उसमें कुछ ना कुछ जेल का रह भी जाएगा तो क्या होगा, आगे चलकर वही इन्फेक्शन के रूप में। तो कोशिश करें हाथ डालने की नौबत ही ना हो, ठीक है ना। आइडियली देखा जाए, लेकिन आप फील्ड में प्रैक्टिस करोगे तो आप सबको ये बताओगे हाथ नहीं डालेंगे तो फिर आप कमाओगे क्या, ये भी तो देखना है ना, प्रैक्टिकली चीजें, ठीक है। लेकिन वहां पर भी आपको नॉलेज हो कि कम से कम 12 घंटे तक अगर जेर नहीं निकलती है तो उसे हम समस्या मानते नहीं। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 3 से 4 घंटे में जनरली निकल जाता है, पर अगर 12 घंटे तक भी नहीं निकले तो उसे हम समस्या नहीं मानते थे। 12 घंटे के बाद होता था तब कहते थे अब ये समस्या है। लेकिन आज के समय, आज की जो रिसर्च चल रही है वो कहते हैं 24 से 72 घंटे तक भी अगर न निकले तो भी हमें उसे खुद से नेचुरली निकलने देना चाहिए। हाँ, वो बदबू देने लगता है तो किसान को समझाओ, कुछ उसको करो, बता के रखो, तो वो सही जगह पे रखे, ना हो जाए एंटीबायोटिक लगा। तो कहने का मतलब वहां हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब शरीर खुद निकालेगा, वो अब यूट्राइन के अंदर तो खुद निकालेगा तभी वो सही ढंग से निकलेगा। लेकिन आप फील्ड में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मैंने बताया प्रैक्टिकल चीजें कुछ और भी हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 12 घंटे तक तो आपको वेट करवाना ही चाहिए, ठीक है ना, तब वो जेल निकलने की बात है। और याद रखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट, कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि भैया जो पहले जो खीस होती है वो तब पिलाते हैं जब जेल निकल जाएगी, ठीक है, कहते नहीं है, या पहले, तो आपकी क्या राय है, दूध पहले पिला देना चाहिए या खीस निकलने के बाद, जेल निकलने के बाद उसको दूध पिलाना चाहिए? पहले पिला देना चाहिए। क्यों? बच्चे का पेट का सफाई, जानवर का स्ट्रेस कम हो जाए, टाइम लगता है जेल निकलने में, टाइम लगता है, बच्चे की फीडिंग हो जाती है और उसको ताकत मिलने लगती है, फिर याद रखिए जेल निकलने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है। बच्चे को निकलने में एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। तो अगर वो ऑक्सीटोसिन कब निकलता है, जब एक डिलीवरी के टाइम पे निकलता है। और अगर दूध बन रहा है तो दूध को निकालने के लिए जो थन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब। ये जो कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए क्या जरूरी है, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन भी याद रखो, ये भी पिट्यूटरी से निकलता है। तो याद रखो जब भी पशु, जैसे आप दूध निकाले जाते हैं, जब आप पशु जब बछड़ा दूध पीने जाता है तो जैसे उसको टच करता है एक हार्मोन वो नेचुरली मां के वहां से वो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। तो अगर जेल निकलने से पहले आपने मिल्किंग कराई आधे घंटे बाद भी, और जब वो जैसे ही मां का दूध पिएगा ना तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपने ही आप नेचुरली रिलीज होगा और वो जेल को समय पर निकलने में मदद करेगा। तो जेल अगर समय से निकालनी है तो कभी भी बच्चे को आधे घंटे से 45 मिनट तक दूध पिलाना ही पिलाना है। वो नेचुरली हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराने में, और ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो जेल अपने आप स्मूथली। कई लोग जो वेट करते हैं ना कि बच्चा पहले दूध पी लेगा, हम जेल निकल जाएंगे तभी दूध पिलाएंगे, तो इसका मतलब वो जेल को और रुकने का वेट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है, ठीक है ना। बच्चे को दूध पिलाना भी अपने आप में तरीका है जेल को सही समय पर निकालने, ठीक है ना। तो अब ये कहते हैं जेल को वैसे आइडियली पशु स्वास्थ्य तो 3 से 4 घंटे में निकल जाता है, 12 घंटे वो तो हमें वेट करना ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें भी देखा जाए शुरू के 3-4 घंटे, मतलब अब देखो मैंने बताया 24 से 72 घंटे, तो शुरू के 3 दिन ही इंपॉर्टेंट है। शुरू के 72 घंटे इंपॉर्टेंट है। अगर जेल पूरी तरह से निकल नहीं, साफ नहीं हुई तो वही इंफेक्शन के रूप में डेवलप होना है, पहला ये। दूसरा, बच्चेदानी की सफाई। बच्चेदानी की सफाई जिसे लोकियल डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना, कहते हैं ना। ये जो बच्चेदानी की सफाई होती है ये करीब करीब 15 दिनों तक चलती है, याद रखिए 15 दिनों तक चलती है। पर इसमें भी सबसे ज्यादा रेट पे, सबसे ज्यादा स्पीड में जो चलती है शुरू के 3 दिन में ही, क्योंकि बच्चेदानी का सर्विस का मुंह खुला होता है, ठीक है ना।
तो जो भी चीजें निकल रही है, ब्लड है, म्यूकस है, जो डेड टिश्यू है, वो ज्यादा स्पीड से निकलेंगे, उनकी सफाई ज्यादा तेजी से होगी। तो जो बच्चेदानी की जो सफाई है वो भी शुरू के 72 घंटे 3 दिनों में ही सबसे ज्यादा तेजी से होती है, ठीक है ना। तीसरा, अगर पशु स्वस्थ है तो जब पशु बच्चा देता है तो बच्चेदानी का मुंह खुला, तो जाहिर सी बात है बाहर से इंफेक्शन भी अंदर आएगा। अब जब इंफेक्शन अंदर आता है तो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मजबूत होती है, अगर वो मजबूत है तो उससे निपटने के लिए काफी है, ठीक है सर। ऑक्सीटोसिन जो Yeah. है सर, ये क्या बोलते हैं, सर्विस को खोलने में भी तो सहायक होता है। नहीं, सर्विस को खोलने के लिए एस्ट्रोजन होता है, वो एस्ट्रोजन होता है, नहीं, पीजीओ सर, देता है, वो एक दूसरा। नहीं, ऑक्सीटोसिन याद रखो, ऑक्सीटोसिन कभी भी सर्विस का मुंह नहीं खोलता। ऑक्सीटोसिन कभी भी सर्विस, अगर मान लो जानवर को उसको नहीं आ रहा, आप ऑक्सीटोसिन दोगे, अगर सर्विस का मुंह नहीं खुला होगा ना तो भ्रूण की डेथ हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो मुंह नहीं खुला हुआ है। ऑक्सीटोसिन सर्विस का मुंह खोलेगी, अदर हार्मोन रिलैक्सिन है, एस्ट्रोजन देते हैं, पीजीओ देते हैं, वो है ना। ऑक्सीटोसिन सिर्फ मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये हार्मोन को बढ़ाता है, हम मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो अंदर जो भी है वो निकल के बाहर। बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए जो सर्विक्स है उसकी जो सेल है उनको पहले सॉफ्ट होना पड़ेगा, जो बहुत हार्ड है उनको मुलायम बनना पड़ेगा, है ना, वो और सारी प्रक्रिया है। तो याद रखिए कभी भी सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देना नहीं सर, उसमें मदद के लिए मैं बोल नहीं, मदद नहीं। जब सर्विक्स का मुंह खुल जाता है, एक मिनट प्लीज, मदद करता है ना, मैं कह रहा हूं। जब हाँ यही मैं कह रहा हूं कि परसों पीड़ा को सर वो बढ़ाता है ऑक्सीटोसिन। मैं बताता हूं, उसके बाद जो जब सर्विस का मुंह खुल जाए, जब हम एश्योर हो जाए कि सर्विस का मुंह खुल गया है, तभी ऑक्सीटोसिन देना है, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, बच्चे को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। लेकिन बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए पहले कुछ जरूरी सेडेक्सामेथासोन देते हैं, कुछ अदर 3-4 है ना, वो धीरे जानोगे। पर ऑक्सीटोसिन कभी भी, अगर हम जब तक एश्योर नहीं है, बच्चे ऐसा केस गए और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, आप डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन दोगे, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, एक तो मैंने बताया जेल का निकलना समय पे, दूसरा बच्चेदानी की सफाई होना जो शुरू के 3 दिन में सबसे ज्यादा तेजी से होती है, क्यों, क्योंकि उसका मुंह खुला होता है, जो भी अंदर चीजें वो बाहर निकलनी है। तीसरे नंबर पे आता है बच्चेदानी का इन्फेक्शन, जो अगर पशु स्वस्थ है, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उस दौरान शुरू के 3 दिन में ही जो चीजें होनी है वो पशु को, जो बच्चेदानी को स्वस्थ हो जाना, मतलब कोई भी इन्फेक्शन बचा ना रह जाए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, जो भी किसी ने नहीं बताया, इन्वॉल्यूशन। वो जो यूट्रस है, जो प्रेगनेंसी के एडवांस इसमें 10 गुना बढ़ गया है, अब उसको छोटा भी तो होना है, ठीक है ना। और यूट्रस का इन्वॉल्यूशन छोटा होना है, फिर कितना दिन लेगा छोटा होने में, नॉर्मल साइज में आने में? सर वही 56 दिन। कोई और बताएगा? 15-20 1 महीना और 18 से 30 दिन। याद रखिए रेंज में बात करते हैं हमेशा 25 से 45 दिन, 25 से 46-45 है ना, 25 से 45 दिन का समय लेता है बच्चेदानी को सिकुड़ने में, नॉर्मल में आने में, ठीक है ना। तब वो जब तक वो नॉर्मल साइज में आ नहीं जाएगा, एनिमल हीट में नहीं आएगा। जब तक वो प्रॉपर साइज में आ जाएगा, मान लो आपने बाहर से कुछ उल्टा सीधा कर दिया, लगा दिया, तो कंसीव ही नहीं करेगा, ठीक है ना, और साइकिल उसकी शुरू ही नहीं होगी। तो यूट्रस का इन्वॉल्यूशन होता है ब्याने के 25 से 45 दिन के अंदर, इतना समय ले लेता है। लेकिन इसमें भी जो सिकुड़ने की जो स्पीड है, ये सबसे ज्यादा होती है शुरू के 3 दिनों में, शुरू के 72 घंटे में बहुत तेजी से सिकुड़ता है। उसके बाद इसका रेट धीरे टाइम लेता है। तो शुरू के 72 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जेर का समय भी निकलती है, बच्चेदानी की सफाई होती है, इंफेक्शन जो है उसको निकलना होता है। इन्वॉल्यूशन जो 25 से 45 दिन का समय है, उसमें सबसे तेजी से शुरू के 3 दिन में ही होता है, ठीक है। तो वही यहां पर मैं आपको ये है, देखो क्या है, ठीक है ना, वही सारी चीजें मैंने बताया आपको, ये होनी होती है। वो सॉरी क्यों, कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ हर्ब्स, यानी 16-17 तरीके के हर्ब्स हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है ना। अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूं, देखो ये बताने की कोशिश है शुरू के 72 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शुरू के 72 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है, इस दौरान आपको विशेष ध्यान देना है। अगर शुरू के 72 घंटे अच्छे से निकल गए तो याद रखिए वो टाइम से हीट पे भी आएगा और टाइम से कंसीव भी करेगा। शुरू के 72 घंटे डिस्टर्ब हुए, मैस्टाइटिस हो गया, मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गई, है ना, या उसकी जेर अच्छे से नहीं निकली, या बच्चेदानी की सफाई अच्छे से नहीं हुई, तो आगे की कहानी गड़बड़। अब ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये सारे हर्ब्स हैं इसमें, ठीक है ना। बेसिकली आप देख रहे हो, ये
कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ये खुद हार्मोन नहीं है, ये इसमें ऐसे हर्ब्स हैं जिसके अंदर हार्मोनल एक्टिविटी है, ठीक है। तो मैं समझा, तो ये कोई हार्मोन जब आप इन्हें देते हैं तो शरीर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करते, नेचुरली पशुओं के अंदर और नेचुरली वो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, वो सारा काम करने के लिए। तो जब आप ये एग्जाम दोगे तो करेगा क्या, वो सारे काम करेगा जो 4 चीजें मैंने आपको बताई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय पे जेल का निकलना, आपने काविंग के तुरंत बाद, ठीक है, जिसको जो सही लगे है ना, अगर किसी को दिक्कत हो रही तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काविंग के तुरंत बाद अगर आप एग्जापार देते हैं तो वो चारों चीजें होनी ही होनी है, और ये कोई साइंटिफिक है, ये कोई ऐसा नहीं है, बाकायदा इसके साइंटिफिक रिकॉर्ड्स है, साइंटिफिक डेटा है, रिसर्च ट्रायल है, ठीक है ना। जब काविंग के तुरंत बाद जब आप इन्हें देते हैं तो क्या होता है, जो जेर है वो 3 से 4 घंटे के अंदर ही निकल जाती है, बशर्ते आपको ये ध्यान देना होगा शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। आप समझ सुनो, एनिमल के अंदर एनर्जी की भी कमी ना हो, ठीक है ना, कोई हर चीज एक शॉट नहीं होती। तो अगर आप 3 से 4 घंटे में वो जेर भी निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप एग्जापार देते हैं शुरू के 3-4 दिन, तो वो जो यूट्रस है उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की तरफ, पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन की तरफ वर्क करता है, और पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन जैसे ही देंगे, ठीक है, ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, बच्चेदानी की सफाई अच्छे से करेगा, प्लस बच्चेदानी के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो क्या होगा, ब्लड ही इंफेक्शन से फाइट करता है, तो यूट्रस के अंदर जो इंफेक्शन आया है उसको भी लड़ने में हेल्प मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जापार देंगे तो यूट्रस का जो इन्वॉल्यूशन है जो 25 से 45 दिन के अंदर हो जाना है, ये करेक्ट 25 दिन के अंदर ही हो जाता है, उसे 30 से 45 दिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूट्रस का इन्वॉल्यूशन जो 25 दिन के अंदर, ये बाकायदा रिकॉर्ड है इसका। अगर आपने शुरू के 3-4 दिन एग्जापार दे लिया तो निश्चित रूप से 20 से 25 दिन के अंदर यूट्रस प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नॉर्मल साइज पे है, और जहां वो नॉर्मल साइज पे आया, एनिमल 2 महीने बाद प्रॉपर साइकिल पे आ जाएगा, रीट पे आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हर्बल है। अभी मैंने बताया आने वाले टाइम में हम जैसे एंटीबायोटिक का, दवाओं का मिस यूज कर रहे हैं, हार्मोन्स का मिस यूज कर रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में सिर्फ मैं आयुर्वेद की नहीं बता रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, हर्बल आयुर्वेदिक उत्पाद है ना, होम्योपैथिक उत्पाद है, प्लीज उन पर ही फोकस करिए, ठीक है ना, है ना। हार्मोन का नंबर बिल्कुल लास्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जापार का रोल है, ठीक है। एग्जापार क्या है, जब जैसे ही काविक हुई, आप इसको देंगे कहां, देखो जैसे ही काविक हुई हमें क्या करना है, उसको 100 ml कंटिन्यूअस 5 दिन के लिए देना है, 100 ml कंटिन्यूअस 5 दिन के लिए, हाफ आधे लीटर का आता है, 100 ml कंटिन्यूअस 5 दिन के लिए देना है, ठीक है। तो अगर आप ये 5 दिन के लिए देंगे ना, तो सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, टाइम से जेर भी निकल जाएगी, टाइम से यूट्रस की सफाई होगी, जो भी इंफेक्शन वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और यूट्रस अपने नॉर्मल साइकिल पे आ जाएगा, और इवन 2 महीने बाद वो हीट पे भी आएगा। प्लीज थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा मरमरी कम करिए, वरना मुझे लगेगा आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। डेली 100 ml 5 दिन। लेकिन अगर आपके पास कोई केस है, किसी भी समय दे, और सुनिए, अगर मान लीजिए आप गए हैं, कोई केस है कि बता रहे डॉक्टर साहब तो 12, 13, 14 घंटे हो गए जेर नहीं निकली है, तब आप क्या करेंगे, पहले दिन 100 ml सुबह, 100 ml शाम, उसके बाद अगले दिन फिर 100 ml दिन में एक बार। तो अगर जेर वाली समस्या के लिए गए हैं तो आपको 100 ml सुबह, 100 ml शाम पहले दिन देना है, बाकी आपको दिन में एक बार। लेकिन अगर आप नॉर्मल काविंग हुई है, हमने बताया शुरू के 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सारी चीजें नॉर्मल सबसे मैक्सिमम रेट पे शुरू के 3 दिन में होती है, तो आपको क्या करना है, शुरू से ही 100 ml कंटिन्यूअस 5 दिन देना है। कई सारे फील्ड में है, अपने अपने तरह से करते हैं, 250 ml पिला देते हैं, पर हर चीज की एक डोज होती है, 100 ml एनफ है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर आप शुरू के 3 दिन में एग्जापार देते हैं तो समस्या आनी ही नहीं आती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कभी भी हाथ डालने की जरूरत नहीं है, हाथ डाले तो आपने इन्फेक्शन दिया, ठीक है ना। अब आप फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप अगर हर केस छोड़ देंगे ऐसे ही तो फिर आप कमाई क्या करेंगे। तो एटलीस्ट 12 के बाद अगर नहीं होता है, कोई पशु मालिक कहता है नहीं डॉक्टर साहब आप इसको निकालो, गंदा लग रहा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, पशु मालिक आपसे जबरदस्ती करेगा, है ना, ये जेर नहीं चल रही। तो याद रखिए, कभी भी ऐसे निकाल, जब आपको लग रहा है कि आप जा रहे हैं, जेर निकलने की समस्या है, हाथ डाल के निकालना है, तो पहले से एडवांस में उसे आप एक डोज पिलवा के जाएं। तो ये क्या होगा, जब आप जाएंगे ना तो ऑलरेडी वो जो ये जॉइंट है ना, ये ढीला हो चुका होगा, तो जब आप जाएंगे हाथ डाल के निकालेंगे ना, तो वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, वहां पर जेर के टूटने के भी चांसेस काफी कम होंगे। कई बार आपकी भी बदनामी होती है, आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, आपने जेर निकाल दिया
और उसके बाद वो बांझ हो गई, नहीं आ रही, हिट पे इन्फेक्शन हो गया, तो दूसरा वाला बुराई करने के लिए तैयार है। अरे किससे निकलवाया था? अच्छा मुझसे, देखो चौपट कर दी। हाँ, वो आपकी बुराई करेगा। तो अपनी इमेज अपनी चीजों को करने के लिए अगर आप जेल निकालते भी हैं तो एडवांस में ये यूट्राइन क्लींजर आपको देना ही चाहिए। सर जी 1 लीटर में है, 1 लीटर में भी है, 1 आधे लीटर और 1 लीटर में। यार एमआरपी मार्केट मैं नंबर दे दूंगा हमारे माल का, उससे पूछ लेना। एमआरपी भी ऐसी है कि जो किसी भी पशु मालिक के रेंज में, ठीक है ना? ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा। आप लोग कहाँ से वैसे हैं? सुल्तानपुर रायबरेली है ना? ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा, वो नंबर नोट रखिएगा, ठीक है? मेरा नंबर भी दे दूंगा, तो जब आप मुझसे पूछेंगे तो कहाँ के हैं तो मैं उस वहां के एमआर का भी नंबर आपको दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है? ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर जेल निकाले गए तो एडवांस में इसको पिला के जाए, ठीक है? तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम कहां दे सकते हैं? एक तो शुरू के 3 दिन देना ही देना है एज ए प्रिकॉशनरी। दूसरा, अगर जेल निकालने जा रहे हैं तो एडवांस पहले से लेके रखना है, तो आपकी इमेज खराब नहीं होगी। वो जो रिस्क है वो रिस्क होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, यस। बच्चा के लिए 3 दिन पहले बुलाना है। नहीं, बच्चा देने के बाद आज पशु ने बच्चा दिया तो आज ही से चालू कर देना है, शुरू के 3 दिन, ठीक है? अभी नोट कर लो। फिर क्या करना है, अगर आप कोई पशु केस देखने जा रहे हैं, एआई करने जा रहे हैं मान लो, या कुछ ऐसा है, और मान लो आप गए तो आपको ये हिस्ट्री मिल रही है कि अभी इस पशु मालिक ने, मान लो उसने कहा खनेला डॉक्टर साहब देख लो, चारा कम खा रही है देख लो, वो केस नहीं है, और वो कहता है या डेयरी फार्मर की भैया अभी हम इसको 1 महीना पहले ही लेके आए, ये भी नया खरीद के लेके आए थे, बढ़िया उसमें दूध दे रही, ताजा ब्याई थी, ठीक है ना? तो आप ये मान के चलो पक्का इसके यूट्रस में इन्फेक्शन होगा। ज्यादातर जो बेचने वाला होता है ना, जब उसे गाय भैंस को बेचना है तो उसे दिखाना होता है कि अभी ताजा ब्याई है, तो कई बार वो जेल की सफाई पे ध्यान नहीं देते, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ स्राव निकलता रहे जिससे पशु के प्रमाण मिले कि हाँ अभी ब्याई है, समझे? वो जल्दी बच्चेदानी की सफाई भी नहीं करवाते, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ स्राव निकलता रहे, जेल भी निकलती रहे कि अभी परसों की ब्याई है, अभी तो दूध बढ़ेगा तो हमें पैसा ज्यादा मिले। तो ये देखा गया फील्ड में, अगर पशु रिसेंटली कहीं परचेज होके आया है, पशु मालिक बता रहा है ये लिया है ब्याई है सर, तो आप मान के चलो उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो पहले ये कंफर्म कर लो कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, पहले ये कंफर्म करना होगा। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो वहां पर एक्सापार की एटलीस्ट 10 दिनों की डोज 100 ml कंटिन्यूअस 10 दिन जरूर दो। तो वो क्या करेगा, बच्चेदानी की पूरी तरह से सफाई करेगा, उसके अंदर जो इन्फेक्शन भी है उसको भी खत्म करेगा, हो सकता है यूट्रस अच्छी तरह से नॉर्मल साइज पर नहीं आया उसको भी लाने में हेल्प करेगा। तो जब आप फील्ड में जाओगे और इस तरह का अगर कहीं मिलता है तो ये आपका अनुभव होना चाहिए कि अच्छा आया है, पक्का 100% यूट्रस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां पर आप जरूर दें, क्योंकि बेचने वाला हमेशा प्रॉफिट के चक्कर में कभी भी सफाई पे ध्यान नहीं देता। तीसरा, अगर आप कोई केस ऐसा देखने जा रहे हैं जहां पर है कि ब्याए हुए डॉक्टर साहब इसको साल भर हो गए, 6 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, अभी तक पशु गर्मी पे नहीं आया, है ना? तो क्या होता है, फिर क्या करते हैं आप क्या करते हैं इसकी डिवर्मिंग कराते हैं। पहले 2-4 थंब रूल है। फिर क्या करोगे, उसको बढ़िया सा मिनरल मिक्सचर, न्यूट्रिशन भी फोकस करना है ना, उसको बढ़िया सा मिनरल मिक्सचर दोगे। फिर तीसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो गर्मी पे नहीं आ रही, हो सकता है यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन अंदर मौजूद हो जो बाहर से नहीं दिख रहा है, या हो सकता है यूट्रस अपने प्रॉपर साइज में ना हो, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में आपको 100 ml कंटिन्यूअस 10 दिन तक देना है। लेकिन पहली शर्त, पहले आपको हाथ डाल के चेक कर लेना है कि प्रेग्नेंट तो नहीं। कई बार ऐसी गलती आती है, आपको फोन आएगा भैया हीट पे नहीं आ रही, 6 महीना हो गए, अरे काम करो एग्जाम्पल वहां से जाके ले आओ, इसे 100 ml पिला दो। गलती से काम मत करना, क्योंकि कई बार फील्ड में ऐसा आया है कि जानवर चरने गया, नेचुरली किसी से हो गया, वो कंसीव हो गया। सर कभी ऐसा होता है, मतलब गाभिन रहती है उसके बाद भी चिल्लाते हैं। हाँ, वो आती है, वो स्यूडो प्रेगनेंसी में गाभिन हो गई तभी हार्मोन से यार, हार्मोन शरीर से निकलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर गाभिन हो गई चिल्ला रही है तो फिर भी आपको कुछ, आप उसे नहीं मानना है। कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो कैसे, तो ये तो खाली है, तो वहां पे चेक करना है। अगर गाभिन है, हीट पे आ रही है, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। कई बार अलग अलग फॉलिकल्स बनते हैं, हार्मोन एस्ट्रोजन निकलते हैं, वो आती है, उससे कोई चिंता नहीं करनी। अगर आपको चेक कर दिया गाभिन है तो आपको उसको छेड़ना, ठीक है ना, वो आती है। तो याद रखिए, जब भी आप एग्जापार देंगे और अगर वो हीट पे नहीं आ रही है, पहले डिवर्मिंग कराएंगे, मिनरल मिक्सचर अच्छा सा देंगे, उसके बाद आप 10 दिन के लिए एग्जापार 100 ml कंटिन्यूअस 10 दिन, ठीक है? बशर्ते पहले आप ये चेक कर चुके होंगे कि वो प्रेग्नेंट नहीं है।
आपके लिए मैं बताऊं, जब आप फील्ड में जाएंगे, आप इनफर्टिलिटी का केस कर रहे हैं, जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, तो आप हर जानवर को पहले प्रेग्नेंट ही मानेंगे। ये आप ही बता रहा हूं ताकि आप कभी रिस्क में ना रहे। आप हर जानवर को प्रेग्नेंट मानेंगे। अच्छा ये है, इसके साथ दिक्कत है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, रिपीट, पहले तो हम इसे प्रेग्नेंट मानेंगे, हम हाथ डाल के जानेंगे और चेक करेंगे कि ये प्रेग्नेंट क्यों नहीं है। हम मानेंगे प्रेग्नेंट है, लेकिन हम वो सारी चीजें देखेंगे, प्रेग्नेंट तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो सारी चीजें मिलती नेगेटिव होती जाएंगी, तब हम कंफर्म होंगे ये प्रेग्नेंट नहीं। आपको हर जानवर को प्रेग्नेंट मानना है और फिर हाथ डाल के ये कारण तलाशना है कि क्यों ये प्रेग्नेंट नहीं है। आप मेरा समझ नहीं समझ रहे? जब आप ऐसा करेंगे तो आपसे कभी ब्लंडर नहीं होगा, आप कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो, आपकी बेइज्जती। ठीक है, जब आप एश्योर कर लेंगे कि प्रेग्नेंट नहीं है, फिर आप अपना इलाज कराएंगे। फील्ड में कई बार मेरे पास वीडियो आए, डॉक्टर साहब आपका एग्जाम पार्ट बड़ा गड़बड़ है, इसको हमने दिया, उसको अंदर से सारा उसका कट कट के मांस बाहर निकला, पता चला वो फीटस है, वो अंदर वो जो डेवलप हो रहा था, उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसकी प्रेगनेंसी थी और उसको उन्होंने एग्जाम पार्ट मिला दिया, अबॉर्ट कर दिया। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है, हर एनिमल को प्रेग्नेंट मानना है, पर हाथ डाल के चेक करना है क्यों नहीं। तो जब आप कंफर्म हो जाए प्रेग्नेंट नहीं है, फिर आपको इलाज पे जाना है। ठीक है, तो एग्जापार वहां पर भी दे सकते हैं, यकीन मानिए ये फील्ड में प्रैक्टिस का है, किसी कॉलेज का नहीं है कि थ्योरी वाला ज्ञान दे दिया। फील्ड में मैंने देखा है, अगर प्रॉपर मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, डिवर्मिंग करा दी और एग्जापार 10 दिन दिया, 10 दिन पूरे होते नहीं कि एनिमल हीट पे आ जाए। क्योंकि क्या होता है, जो अंदर का इंफेक्शन, जो माइल्ड इंफेक्शन है, उसको खत्म करता है, यूट्रस के साइज को प्रॉपर नॉर्मल साइज पे ले आता है। और एक हार्मोन सब लोग जनरली लगाते हैं, पीजीएफ अल्फा, वेटमेट, ग्लूटालाइज, है ना, इस तरह के हार्मोन्स आते हैं, जैसे ही लगाते हैं एनिमल हीट। तो यहाँ पर ये एग्जापार नेचुरली, देखो इसमें देखो आप क्या होगा, नेचुरली ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एनिमल नेचुरली हीट पे आ जाएगा, ठीक है ना, नेचुरली हीट पे आ जाता है। इसी प्रोटोकॉल से ही आपको अलग से हार्मोन देने की जरूरत ही नहीं। फिर अगला आता है रिपीट ब्रीडिंग। अब ये भी एक चैलेंज है, मैंने बताया रिपीट ब्रीडिंग के दो कारण, एक तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी से जाके लगा ही नहीं। इसमें भी दो कारण है, एक तो बच्चेदानी में कोई इंफेक्शन हो या जानवर तनाव में। तो बच्चेदानी के अंदर वो इंफेक्शन है तो इसकी वजह से भी वो कंसीव नहीं कर रहा है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, आप एग्जापार दे सकते हैं। आपके पास केस है, आपने कह दिया रिपीट ब्रीडर है, मतलब पशु स्वस्थ है, पशु एक बार बच्चा दे चुका है, पशु टाइम से हीट पे आ रहा है, पशु की एआई आप 3 से ज्यादा बार कर चुके हो, कंसीव नहीं कर रहा है। अब आपको एग्जापार यहाँ कैसे देना है, आपको एग्जापार ऐसे देना है कि पशु की जो अगली हीट की डेट है, पिछली आई गई वो फेल हो गई, ठीक है। अब जो अगली मान लो 25 तारीख को हीट पे आएगी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मैं सिर्फ एग्जापार के लिए बता रहा हूं, किसी भी यूट्राइन क्लीनर के साथ आप क्या करेंगे, मान लो वो 25 तारीख को हीट पे आएगी, हीट पे तो टाइम से आ रही है, तो उसमें से आप 10 दिन माइनस कर दीजिए, 15 तारीख से आप एग्जापार देना शुरू कर देंगे कंटिन्यूअस 10 दिन। उसके साथ ही ये जरूर जान लें कि उसकी डिवर्मिंग हुई है कि नहीं हुई है, उसकी डिवर्मिंग करानी है, एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर लेकर उसको करवा देना है। और एग्जापार 10 दिन पर, जैसे ही हीट पे आने का टाइम आएगा एग्जापार का खत्म हो जाएगा। फिर अगर वो हीट पे आएगी, हीट पे तो आई नहीं, फिर जब आप एआई करेंगे तो एआई के कंसीव होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। समझ नहीं समझ बात। तो एक तो शुरू के 72 घंटे बिना किसी रीजन के आपको देना है, ये दूसरा, अगर आप जेर निकालने जा रहे हैं तो एडवांस में पिला के जाएंगे। तीसरा, अगर पशु नया खरीदा होके आया है, कोई भी कारण हो, वहां पर मान के चले कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन होगा, वहां पर पिलवाएंगे। चौथा, अगर एनिमल गर्मी पे नहीं आ रहा है, हीट पे नहीं आ रहा है लंबे समय से ब्याने के बाद, तो पहले कंफर्म करें ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो डिवर्मिंग मिनरल मिक्सचर के साथ साथ आप ये एग्जापार 100 ml 10 दिन देंगे, ठीक है ना। पांचवा, रिपीट ब्रीडिंग का केस है, ठीक है, तो वहां पर अगली हीट पे आने के 10 दिन पहले से आप एग्जापार चलवाएंगे, ठीक है, और फिर नॉर्मल टाइम पे आप एआई करेंगे, बशर्ते कंफर्म हो कि कंसीव ना हो, वो प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। ये काम सारे काम एग्जापार के लिए करता है। मैं आपको बता दूं, वेटनरी की फील्ड में जितने भी यूट्राइन क्लींजर्स हैं, सबसे ज्यादा हाई सेलिंग ये प्रोडक्ट है एग्जापार। 25 करोड़ का अकेले बिजनेस से 1 साल में किया है, वेटनरी में किसी प्रोडक्ट ने इतना नहीं किया यूट्राइन क्लींजर में, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, जो इसको यूज करते हैं उसका फैन है। तो ये तो प्रोडक्ट की बात होगी, मैंने जो बेसिक टेक्निकल बातें बताई उनका जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। यस, अब आता है तनाव, स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया 2 चीजें अगर आप फोकस रखेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ही मैनेज हो जाएंगी। तनाव, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कहां पे आता है,
दिमाग से आता है, ब्रेन से आता है। पशुओं हम लोगों में, इंसानों में नपुंसकता आ रही है ना, इंसानों में जो नपुंसकता आ रही है, जो इनफर्टिलिटी आ रही है हम लोगों में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन तनाव है। लोग एसी में हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, बढ़िया महल है, फिर भी इनफर्टिलिटी नपुंसकता क्यों आ रही है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस, तनाव। और ये तनाव अब कहां से शुरुआत होती है? याद रखिए, जब भी हम तनाव में हो या पशु तनाव में हो, तो पहला सिस्टम, शरीर में बहुत सारे सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, दुनिया भर के सिस्टम अपना काम कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहला सिस्टम जो प्रभावित होता है तनाव से, वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो आपके अंदर जो कहते हैं ना कि आपकी जो फर्टिलिटी खत्म, नपुंसकता है ना, ये आ रही है ना, तो ये पशुओं के साथ भी है। अगर एनिमल स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो वो इनफर्टाइल होगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्या है? जीएनआरएच, रिसेप्टार के नाम से जो इंजेक्शन आता है ना, गायनेरिस के नाम से आता है, ये जीएनआरएच ही निकलना। जब तनाव में है तो स्ट्रेस निकलेगा, जो दिमाग चाहेगा कि पहले शरीर को उस तनाव से मुक्त किया जाए, जो समस्या आ रही है उससे हम मुक्त हो, अपनी रक्षा करें। प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन बाद की बात है, साइड की बात है। जैसे जब आप तनाव में होते हैं तो पहले आप परफॉर्मेंस वगैरह सब भूख चली जाती है, पहले तो आप सोचते हैं पहले इस समस्या से कैसे निपटा जाए, है ना, यही होता है ना। ऐसे ही एनिमल के साथ है, जब वो स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले फेल होता है, जीएनआरएच निकलना बंद हो जाए या कम हो जाए, तो पशु हीट पे ही नहीं आएगा। और हीट पे नहीं आएगा, और हीट मान लो आ भी गया, आपने डाल भी दिया, तो वो एलएच नहीं निकलेगा, एलएच नहीं निकलेगा तो ओवुलेशन ही नहीं निकलेगा, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। ठीक है ना, समझे नहीं समझे? मई जून में क्यों जानवर गर्मी पे नहीं आते? मई जून की गर्मी में जब बहुत गर्मी पड़ती है, खासकर जितने भी विदेशी गाय है, एचएफ है, जर्सी है या हाइब्रिड है ना, ये गर्मी पे क्यों नहीं आती? क्योंकि वो जीएनआर एनिमल तनाव में होता है, जीएनआर से निकलना बंद कर देता है। और जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है, मौसम अच्छा होता है, एनिमल अपने आप को स्ट्रेस महसूस करता है, जीएनआरएच अपने आप रिलीज होना शुरू होता है। ठीक है, देखिए ये सब चीजें तो आपने ये आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अगर जीएनआरएच नहीं निकलेगा तो एक तो एनिमल हीट पे नहीं आएगा, प्लस ओवुलेशन ही बहुत डिले होगा, ओवुलेशन डिले होगा तो फेल्योर ऑफ फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, कंसीव ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पे आता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। अगर मान लीजिए आपने हार्मोन दिया, हीट पे आ गया, आपने एआई बढ़िया तरीके से की, कंसीव कर गया, अब वो जैसे ही बच्चेदानी के अंदर आएगा, अब यहां पर इसको कंसीव कराने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? प्रोजेस्टेरॉन। तो जब पशु तनाव में अगर है किसी भी वजह से, चाहे वो मौसम की वजह से हो, चाहे वो हाई प्रोडक्शन की वजह से हो, चाहे रख रखाव की वजह से हो, पशु मालिक के पास इतनी सुविधा नहीं कि सारी सुविधा दे सके, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, कोई बीमारी हो, अगर वो स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देखा कि अपने आप डाउन हो जाता है, काफी कम हो जाता है, जो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने, बच्चेदानी से चिपकने के लिए, उस प्लेसेंटा से जुड़ने के लिए जरूरी है, वो नहीं हो पाता, और उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। इसे बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। ठीक है ना, ये देखा गया है। अगर आपने 100 केस रिपीट ब्रीडिंग के देखे हैं, तो उसमें 27 केस ऐसे होते हैं वो इस वजह से रिपीट होते हैं क्योंकि वहां अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। जो भ्रूण है, जो बच्चेदानी से जाके चिपकना था, स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, या बच्चेदानी के इंफेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये ज्यादा डिटेल में जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। रेस्टोबल, ये याद रखिए, इसको अपने इसका प्रैक्टिस का हिस्सा बना लीजिए, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, रेस्टोबल। सर जी एआई करने के बाद इसको चला दें? एआई करने के साथ ही इसको चलाना है। आपने एआई करी और एआई करने के साथ अब दे दिया। अच्छा, एक चीज याद रखिए, आप लोगों से पूछ क्वेश्चन आ गया, जब भी आप एआई करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पशु मालिक डॉक्टर साहब इसको ठंडा करने का टीका लगा दो। वो ठंडा करने से क्या मतलब? रुकने का इंजेक्शन लगा दो। कौन सा इंजेक्शन होता है? कौन सा होता है? जल्दी लोग गाइडेंस नहीं होता है, कहते जानवर बदमाशी ज्यादा करता है, एक काम करो, आपने एआई कर दी, इसको ठंडा कर, प्रोजेस्टेरॉन लगा दो। गलती से अगर आपने एआई करने के साथ ही प्रोजेस्टेरॉन लगा दिया तो आपने और ज्यादा छोटा कर दिया, कंसीव होना ही नहीं। एआई करने के 7 दिन तक हमें कोई हार्मोन देना ही नहीं है, देना है तो गाइडेंस वगैरह दे सकते हैं, पर उसकी भी जरूरत नहीं आएगी अगर आपने एक्सापान से अच्छे से मैनेज किया है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो देना ही नहीं चाहिए। मैं बताऊं आपको, ये जितना देते हैं, ये क्या, ये हार्मोन दूध में आता है, मिल्क में आता है, और महीनों तक आता है मिल्क में, 15 से 20 दिन तक मिल्क में आएगा, और मिल्क में आएगा तो कौन पिएगा? हम और आप पिएंगे, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में रखना चाहिए, जब लगे कि अबॉर्ट हो जाएगी, कुछ ऐसा है, तब कभी भी आप एआई करो, एआई के 7 दिन तक तो गलती से देना ही नहीं, वरना आप कंसीव ही नहीं करेगा, आपकी एआई फेल हो जाएगी।
तो अगर पशु मालिक कहता है जानवर को ठंडा करने का, तो वहां वो चाहता है तनाव में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे। तो वहां पर बेसिकली आप रेस्टोबल, आप एआई करिए और एआई के साथ 100 ml रेस्टोबल कंटिन्यूअस 10 दिन के लिए जी। ये रेस्टोबल बेसिकली है क्या? ये 3 फंक्शन करता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। मैंने बताया कि एआई अगर कहीं एआई के दौरान अगर आपने इंफेक्शन दिया या एआई के दौरान अगर स्वेलिंग, पेन, इंजरी हुई, तो उसको ये कवर अप कर लेता है रेस्टोबल। प्योर हर्बल है, कोई एंटीबायोटिक, कोई हार्मोन नहीं, हर सेंस में 16-17 तरीके के, ठीक है ना। फिर एआई के बाद जो 10-12 दिन है, पशु अगर तनाव में आएगा भी, मान लो मौसम कुछ प्रतिकूल हो गया या उसको ऐसी जगह पे ले जाया गया, ट्रांसपोर्टेशन करा दिया गया, कोई भी कारण हो सकता है, थनैला ही हो गया मान लो, ठीक है, तो उसको एंटीबायोटिक लग रही है, पशु स्ट्रेस में है, तो उस दौरान लेकिन ये क्या करेगा, तनाव के दौरान भी पशु को नॉर्मल रखेगा, स्ट्रेस में मतलब वो पशु तनाव में भी अपने आप को ढाल सकेगा, समझे। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन के लिए जरूरी है, वो नेचुरली निकलता रहेगा, वो डाउन नहीं होगा। तो वहां पर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होने के चांसेस नहीं होंगे। क्यों? एक तो पशु का प्रोजेस्टेरॉन लेवल नॉर्मल रहेगा, दूसरा जो माइल्ड इंफेक्शन है जो एआई के दौरान हमने दिया है, वो भी उसके चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे, बिना किसी एंटीबायोटिक के, बिना किसी हार्मोन के इंजेक्शन। तो ये रेस्टोबल वहां पर दे सकते हैं। ये सबकी है क्या क्या केस में है, ठीक है ना। बेसिकली याद रखिए ये रेस्टोबल, ये अगर इसको इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है, जैसे आजकल एफएमडी बीमारी चल रही है नहीं ना, बीमारी के बारे में पढ़ा आपने ना, बीमारियां किस तरह की होती है, वायरल होती है, बैक्टीरियल होती है, ठीक है ना, सब होती हैं। जो भी एंटीबायोटिक आप लगाते हैं, हम एंटीबायोटिक लगाते हैं ना, ये किस में काम करती है, वायरल में काम करती है कि बैक्टीरिया पे काम करती है? बैक्टीरिया में काम करती है। जो भी एंटीबायोटिक देते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया में, पर अगर वायरल डिजीज हो गई, एफएमडी हो गया, लंपी हो गया, है ना, 3 दिन बुखार हो गया, लंगड़ा, कुछ ऐसा होगा, तो फिर वहां एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? देते तो वहां भी है, लंपी का ट्रीटमेंट आया, एंटीबायोटिक देते हैं, क्यों देते हैं? या बेसिकली याद रखिए वायरल डिजीज में डायरेक्ट एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। वायरल बीमारी जब भी होती है तो जानवर का रोग प्रतिरोध क्षमता काफी डाउन हो जाती है, तो हम वहां एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम है, इसके चक्कर में कहीं कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो जाए। पता चला इसे एफएमडी हुई है, उसे थनैला भी हो जाए, है ना, उसे सर्रा भी हो जाए, उसे कुछ और भी हो जाए, तो क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, ये वायरल बीमारी है, 10-12 दिन अपना समय लेगी, लेकिन इस दौरान हमें एंटीबायोटिक इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई दूसरी बीमारी आसानी से ना आए। एक तरह से बचाव के लिए देते हैं, डायरेक्ट उस एंटीबायोटिक का एफएमडी को ट्रीट करने में कोई रोल नहीं होता। मेन मुद्दा क्या है? इम्यून सिस्टम, जानवर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। कोशिश ये होती है जब भी एलर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं एफएमडी का, तो ये करते हैं कि जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर पर बनी रहे, जानवर तनाव में बिल्कुल ना आए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन, और इसके लिए क्या है, ये आपका रेस्टोबल, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से हर्बल है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। जब आप इसे देते हैं तो जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर पर रहती है, दूसरा तनाव में बिल्कुल नहीं रहता। अभी आप लोग कोई ने प्रैक्टिस करी होगी, किसी ने इसको यूज किया हो तो जानता है, जब गर्मी में पशु हांफने लगता है और जैसे इसे देते हैं आधे घंटे के अंदर एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो नेचुरली हर्बल तरीके का ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर और एंटी स्ट्रेसर है, तनाव को कम इसके जगह पे आइस पाउडर वो सब जुगाड़ू तरीका, आइस पाउडर थोड़ा ठंडा, वो लोकल है, जिसे कहते हैं तुरंत के लिए त्वरित। ये क्या करता है, नेचुरली एनिमल का इम्यून सिस्टम, इसमें कोई आइस पाउडर, कोई मल्टीविटामिन मिनरल पाउडर नहीं है, इसमें 16-17 तरीके के हर्ब्स हैं, वो सब एक अलग। मैं आपको बताऊं इसको ये जो मैं बता रहा हूँ, 3 फंक्शन है इसके। इम्यूनोमॉड्यूलेटर रोग प्रतिरोधक क्षमता को उच्च स्तर पर लेके जाएगा, तनाव को तुरंत कम करेगा आधे घंटे के अंदर, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एज ए रिजुविनेटर, जैसे कहते हैं ना, हम जब इसे देते हैं तो पशु बहुत तेजी से चारे पे, मिल्क पे बहुत आसानी से तेजी से आता है। तो अगर एफएमडी जैसी बीमारी हो, लंपी जैसी बीमारी हो, वायरल डिजीज, वहां पर भी इसको दिया जाता है ताकि एनिमल के रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च स्तर पर बनी रहे और तनाव कम हो। तीसरा कहां ले सकते हैं, आप लोगों ने कुछ बीमारी पढ़ी होगी, सर्रा पढ़ा नहीं, बगेसिया पढ़ा, हीमोरोजोन डिजीज, पैरासाइटिक डिजीज होती है, ये पशु के ब्लड पे हमला करते हैं। ऐसा पशु जिसपे सर्रा हो, बगेसिया हो, फिलेरिया हो, तो जानवर एनीमिक हो जाता है, उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। याद रखिए, चाहे ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल, अगर पशु एनीमिक है या हम एनीमिक है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप डाउन हो जाती है।
तो ऐसा पशु जिसको सर्रा है, बवेसिया है, फिलेरिया है, इस प्रकार की बीमारियां जिसमें जानवर के अंदर खून की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो ऐसे पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बहुत ज्यादा चली जाती है। वहां पर भी इस तरह का ये रस्टोमरी प्रोडक्ट ठीक है।